नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत ख़ास है और ख़ास होने के पीछे काफ़ी बहुत बड़ा कारण भी है। आज ही के दिन महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने विद्यालय में कदम रखा और कदम रखते ही जो मनवादी व्यवस्था थी उसका धूमिल होना स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे करके उन्होंने उस मनवादी व्यवस्था को इस तरह की चुनौती दी कि वो चुनौती आज के समय बाबा साहब के समय वो जो चुनौती थी उसको उन्होंने घुटनों के बल ला दिया था। संविधान बनाने के बाद में उन्होंने कई सारे अधिकार हमको संविधान में दिए कानून के द्वारा, लेकिन आज के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो समय जो है फिर से वापस आने की ओर है। इसके कारण हैं कई सारे। इसका सबसे मुख्य कारण ये है, जैसा कि हो सकता है कुछ लोग पहले से जानते हों, इसका सबसे मुख्य कारण है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहें या सुप्रीम कोर्ट कहें, क्योंकि माननीय कहना इसलिए अच्छा नहीं लग पा रहा है क्योंकि उस तरह का जो दर्जा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, उस तरह के जो फैसले आने चाहिए वो फैसले अब आना बंद हो गया है। इसके पीछे कारण है, वैसे पहले भी ऐसे कभी फैसले नहीं आए थे। ना आने के पीछे कारण क्या था? सीधा सीधा कॉलेजियम इसका कारण था। उससे पहले भी इसका एक कारण ये था कि सीधे किसी भी वकील को उठा करके जज बना दिया जाता है। लेकिन क्या इस देश के अंदर जो 80% पॉपुलेशन है, या उस पॉपुलेशन का, उस जनसंख्या, इतनी बड़े जनसंख्या के भाग का जो प्रतिनिधित्व करने वाला, वकालत करने वाला जो तबका है, क्या उस तबके में से कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके? क्या केवल कुछ ही चंद समुदाय के लोग ही इस लायक होते हैं कि वो ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, बाकी के लोग नहीं बनेंगे? हम बात कर रहे हैं हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस के बारे में, जिसका केस नंबर है 707/2020। ये झारखंड हाई कोर्ट में केस गया था और झारखंड हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी कि जो प्रतिवादी है, यानी कि जो सेकंड पार्टी है, उसने ये अपील फाइल की थी कि मेरे आरोपों को रद्द कर दिया जाए क्योंकि मेरे आरोप निराधार हैं। तो हाई कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच के सामने आया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस एल नागेश्वर राय, और बाकी के 3 जज थे जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी। उन्होंने ये कहते हुए आरोप पत्र को खारिज कर दिया कि किसी भी 4 दीवारी के अंदर या किसी कमरे में कोई भी कमेंट अगर की जाती है जाति सूचक शब्दों के साथ, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं है, इसलिए SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट नहीं बनता है। इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? लेकिन अब पुलिस या फिर भारत के जो तमाम मीडिया घराने हैं, या फिर तमाम जो बड़े सामाजिक लोग हैं, या फिर जो डोमिनेटेड कास्ट ओरिएंटेड जो लोग हैं, वो क्या कहेंगे? वो इसको एक अपनी तरह से एक प्रोटेक्टेड सील्ड की तरह से देखेंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब आप 4 दीवारी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी गाली गलौज कर सकते हैं, कितनी भी कास्ट एट्रोसिटीज़ के बयान दे सकते हैं, आप पे कोई केस फाइल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कल को कोई केस फाइल करेगा तो वकील एज ए रेफरेंस बोल देगा कि हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 4 दीवार के अंदर आप कुछ भी बोलो, आपको SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट नहीं बनेगा। लेकिन इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण है सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज बाद में बनेंगे। सबसे पहले, क्या हमारे जो MLA MP हैं, क्या वो इस बात को पार्लियामेंट में उठाते हैं? क्या MLA MP इस बात को पार्लियामेंट में उठाने के लिए इस बात की रिस्क लेते हैं कि हमें सरकार से निकाला नहीं जाएगा? लेकिन नहीं, उन्हें मंत्री पद ज़्यादा पसंद है ना। खैर छोड़िए। अभी अगर मान लीजिए, हम एक बार को मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टेक्निकल बेस पे या फिर किसी भी कानून, मुझे तो अभी तक पता नहीं लगा ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है कि 4 दीवारी के अंदर अगर किसी ने कोई जाति सूचक शब्द बोला है या नहीं बोला है, जो भी मामला है उस पर SC/ST का मामला नहीं दर्ज होगा। अब इस पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल क्या खड़े होते हैं? क्या आज भी जाति के दंभ की वजह से, यानी कि जाति के घमंड की वजह से, क्या क्राइम नहीं होते हैं? आप देख लीजिए, 2 लोगों में अगर आपस में झगड़ा हो और जो व्यक्ति डोमिनेटेड है, अगर उसको पता है कि सामने वाले की कास्ट क्या है, तो उसका रिएक्शन और ज़्यादा निकल के आएगा, उसकी जाति का रिएक्शन निकल के आएगा रियल से। क्यों? और जब जातियाँ पता लग जाती हैं
तब हमें ये पता लग जाता है कि हाँ अब मुझे इसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करना है। आप दिल्ली के अंदर आ जाइए और आपके पास अगर बहुत वीआईपी 4 व्हीलर गाड़ी है और आपके पास अच्छा पैसा है, आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, तो आपको कोई दलित नहीं समझेगा। उस टाइम तक आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ आपकी कास्ट ये है, तो धीरे धीरे करके वो बाई साइडलाइन होना स्टार्ट कर देंगे। खैर, हम आंकड़ों पे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है ये तब लगेगा जब फर्स्ट A ग्रेड का ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो अगर ये पाता है जांच के दौरान कि हाँ SC/ST एक्ट का मामला बनता है तो ही दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को किया था या फिर अभी जो टिप्पणी की है, क्या इसका कोई आधार है? क्या NCRB के डाटा को स्टडी किया गया? क्या लॉ कमीशन के जो रिकमेंडेशन है, क्या ऐसी कोई लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंड किया है कि इस कानून के तहत बहुत ज़्यादा बड़े मतलब मिस यूज़ हो रहा है इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाए? क्या ऐसा कुछ बोला? इसलिए NCRB का डाटा मैंने काफ़ी सर्च किया था। 2014 से 2016 के बीच का उत्तर प्रदेश के अंदर, 2014 से 2016 के अंदर ही अंदर केवल और केवल उत्तर प्रदेश में SC कैटेगरी, ST नहीं, OBC भी नहीं शामिल किया, केवल SC, 2014 से 2016 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 25% इजाफा हुआ SC के साथ जो कास्ट एट्रोसिटीज होती हैं, 25%। बिहार के अंदर 14%, राजस्थान के अंदर 12%। ये जितना क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। NCRB डाटा STs के बारे में क्या बताता है? NCRB डाटा जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनमें सबसे खतरनाक स्थिति अगर किसी राज्य में है तो वो है मामाजी के प्रदेश में, जिनको मामा कहते हैं, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। फिलहाल वही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो एट्रोसिटीज़ को लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस पे सवाल खड़े होते हैं। सवाल जो खड़े होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि MP के अंदर 27% इजाफा हुआ, 27.8%। राजस्थान के अंदर 18.2%। उड़ीसा के अंदर 10%। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि SC कैटेगरी के साथ में ऐसी कौन सी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जहाँ पे ये SC/ST एट्रोसिटीज़ होती हैं। क्योंकि भारत के अंदर अब नई नई मेट्रोपॉलिटन शहर बन गए, 100 स्मार्ट सिटी भी बन के तैयार हो गई होंगी, है ना। तो सबसे पहला शहर है जो SC कैटेगरी के साथ भेदभाव करने में सबसे ज़्यादा आगे है, वो है जयपुर। दूसरे नंबर पे बेंगलोर, फिर लखनऊ। ये मैं यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ जो मैंने नोटेड किया है वेबसाइट से। पहला जयपुर, बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, पटना और कानपुर, दिल्ली। अब ST के साथ में कहाँ कहाँ होता है? जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद और इंदौर। इंदौर को देख करके ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इंदौर वो शहर है जिसने 2014 के बाद में पूरे देश में स्वच्छता अभियान के लेकर के सबसे पहला प्रथम पुरस्कार जीता था। जो देश में सबसे ज़्यादा स्वच्छ तो था, लेकिन केवल जमीनी स्तर पे, मानसिक स्तर पे उसका बैलेंस जो है ऐसे नहीं था, ऐसे था। इसको रंगभेद मत समझ लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सफाई के मामले में बहुत आगे था पूरे देश के अंदर, लेकिन मानसिक सफाई के मामले में वो बहुत पीछे था। अब सवाल खड़े होते हैं कुछ, क्या भारत के 90% जो गांव हैं या 80% जितने भी गांव हैं, मेरा कहने का मतलब, क्या भारत के गांव के अंदर आज भी दलितों को लेकर के या आदिवासियों को लेकर के उनकी ज़मीनें नहीं छीनी जा रही हैं? क्या डोमिनेटेड कास्ट के लोग, क्या वो उनसे उनकी ज़मीन नहीं छीनते हैं? क्या वो ज़मीन इसलिए छीनेंगे, ये कह करके छीनेंगे कि तुम दलित हो इसलिए तुम्हारी ज़मीन छीने? जी नहीं, वो ऑलरेडी प्रिज्यूम कर लेते हैं इस बात को कि हाँ तुम दलित हो और तुम्हारी ज़मीन छीनी जाएगी। तो उसको कहने की तो ज़रूरत नहीं है। जब उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है और फिर वही व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन जाता है तो कितनी चार्जशीट फाइल होती हैं? और चार्जशीट फाइल होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो जुडिशरी का मामला आ गया। कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं? क्या केसेस हमारे रिपोर्ट होते हैं? कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ रेप होते हैं? कितनी ऐसी लड़कियां हैं दलित समाज की या आदिवासी समाज की जिनके स्कूल जो है घर से इतनी दूर बने हुए हैं कि उनको गांव से निकल करके विद्यालय तक जाने के लिए उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी जाति की वजह से उनके साथ छेड़छाड़ ना हो जाए? क्या ये
ये सच्चाई नहीं है कि जो डोमिनेटेड कास्ट के लोग हैं या डोमिनेटेड कास्ट का जो यूथ है, जिसके अंदर कुछ कास्ट का जो घमंड है वो भरा भरा हुआ है, और वो सोचता है कि नहीं, ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि ये इस कास्ट की लड़की है तो इसको मैं छेड़ सकता हूँ, बिकॉज ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर और मेरे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और मेरा राइट बनता है, मेरी कास्ट मुझको ये अधिकार देती है कि मैं उसको छेड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और रियल में कोई कुछ नहीं करता। आप देख लीजिए बुलंदशहर वाले मामले में इतना ज़बरदस्त राजनीति हुई, इतना बढ़िया मजमा बनाया गया, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया कि कहाँ कहाँ रेप हुए थे। मैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक दलित कम्युनिटी की लड़की का महिला का रेप हुआ है हरियाणा के अंदर, पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर टिप्पणी करेगा तो क्या उसका कोई वजूद अगर होगा तो किस आधार पर होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से टिप्पणी करता रहेगा तो इनका सीधा सीधा एक इंटेंशन है। मेरा सीधा सीधा एक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज तक SC/ST एक्ट को लेकर के या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के कभी भी इस तरीके के जजमेंट दिए हैं जिनका इंटेंशन ऐसा हो कि हाँ, वो सोसाइटी के अंदर जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं या फिर जो एजुकेशन में जो 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 बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं अभी तक, उसको लेकर के उसकी तरफ से कुछ एक ऑनेस्टी दिखाई जा रही है, कि ईमानदारी दिखाई जा रही है? क्या कभी ऐसी कोई टिप्पणी की है? आप आरक्षण के सारे केस उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी राजस्थान में, राजस्थान वाले मामले को लेकर के कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये ओरली बोला था, लेकिन हमने उसको एक कानून का रूप दे दिया है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 50% से आरक्षण आगे होगा, डेफिनेटली होगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में ये लिखा हुआ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लाइन में लिखा हुआ है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते आप? लेकिन नहीं, मनसा सीधी सीधी ये है कि मेरिटोरियस होना जाना। जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसके पास मेरिट ज़्यादा है, चाहे वो कितना भी जातिवादी हो, कितना भी उसने रेप किए हों, चाहे वो कितना भी समाज में नफरत फैलाने का काम करता हो, बशर्ते उसके नंबर ज़्यादा हैं इसलिए वो ज़्यादा होशियार है, इसलिए उसकी मेरिट ज़्यादा है। लेकिन क्या मार्क्स से मेरिट बनेगी या फिर नेचर से या व्यक्तित्व से मेरिट बनेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्ति को नंबर नहीं लाने चाहिए, डेफिनेटली ना लेकर के आने चाहिए, लेकिन केवल वही एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी का मेरिटोरियस हो जाने का। हमारी कमी क्या है? हमें हर चीज़ पे बात करनी चाहिए। हमारी कमी ये है कि चुनाव के वक्त जब नेता हमारे पास आते हैं तो हम उनके हाथ जोड़ लेते हैं या माला पहना देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नेताजी आप हमारे घर आइए, खाना खाइए, तो हम, नेता हमारे घर आके खाना खाता है तो हम प्राउड फील करते हैं। जो सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या करने का पहला काम हम खुद करते हैं। अगर नेता आपके दरवाजे पे आए तो उनसे सवाल पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये टिप्पणी की थी तब आपका कोई बयान नहीं आया था। अगर बयान आया तो आपके उस बयान का क्या असर हुआ, क्या परिणाम हुआ, प्रेजेंट टाइम पे आप उस परिस्थिति में क्या प्लान बना रहे हैं? पूछिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में लोगों से। उनसे ये पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज कितने हैं। उनसे ये पूछिए सुप्रीम कोर्ट में कितने आदिवासी हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के जजेस हैं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर दलित राष्ट्रपति बन सकता है, KR नारायण जैसा व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति बनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी कर दिया था कि दलितों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है, रामनाथ कोविंद वो काम क्यों नहीं करते हैं? यही फर्क होता है कि एक व्यक्ति जो है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, किसी का रबर स्टाम्प नहीं है। ये बात KR नारायण जी ने बोला था कि मुझे रबर स्टाम्प समझने की भूल मत करना, बिकॉज मैं राष्ट्रपति हूँ और मुझे अपनी पावर पता है। लेकिन यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस बनते हैं, सारे के सारे जज जो है सवर्ण समाज से ही क्यों होते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या आज़ाद देश के बाद में अभी तक केवल तीसरा ही व्यक्ति दलित जज बन पाया है? ओबीसी का तो अभी तक बना ही नहीं, SC का, आदिवासी कम्युनिटी का तो बना ही नहीं। क्या कारण है? देश के अंदर 40% से ज़्यादा, 1/3 करीब हाई कोर्ट के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उनको कौन भरेगा? कब भरे जाएंगे वो? और अगर वो भरे जाएंगे, दलित, SC ST OBCs का आना तो दूर की बात है, एटलीस्ट आप उन पद को तो भर दीजिए जिससे कि हमारी जुडिशरी सिस्टम के अंदर में जो पेंडिंग में लाखों केस पड़े हुए हैं उनकी सुनवाई हो सके।
लेकिन ये सारी चीज़ों का एक ही इंतजाम है, वो इंतजाम है हम खुद जनता, ताकि हम उन नेताओं को ये बताएं कि आप पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को चेक करने के लिए है, टेस्टिफाई करने के लिए है। अगर वो गलत है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है या अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का आदेश दे सकता है या रिकमेंड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट कोई भी टिप्पणी करता है तो उस टिप्पणी को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसको कानून के रूप में नहीं माना जा सकता। लेकिन आरक्षण के मामले में क्या हुआ, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। एक तरह से हम सब लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया है कि ये 50% से ज़्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता, ये कानून है, जबकि ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है। केवल हम सुप्रीम कोर्ट की एक ही लाइन को लेकर के रट रहे हैं हमेशा से कंटिन्यू। अभी ये हितेश वर्मा वाले केस में क्या हुआ, हितेश वर्मा वाले केस में हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी जो दूसरी पार्टी थी, जो आरोपी पक्ष था, उसकी अपील खारिज कर दी थी। ये केस रेफरेंस था स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट, इसकी केस साइटेशन है SCC 435। इसमें उन्होंने बोला था कि इस केस में भी सेम जजमेंट था, लगभग सेम सिचुएशन थी। तो इस केस का रेफरेंस लिया था, जिस केस में बताया गया था कि अगर कोई लॉन या कमरा या चार दीवारी के अंदर कोई व्यक्ति या कोई ऐसी भी जगह पे कोई व्यक्ति किसी को गाली गलौज या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, एक ऐसी जगह जहाँ से लोग झांक के देख सकते हैं, आते जाते हैं, तो वो एक तरह से सार्वजनिक माना जाएगा। इसलिए आपने सामाजिक तौर पे उस व्यक्ति के डिग्निटी को कास्ट के द्वारा वायलेट किया है, उसको उसकी उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। लेकिन मैं इस रेफरेंस को भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन व्यक्तियों को कमरे में बंद करके गांव के अंदर बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो आरोप करेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ अगर किसी ने बंद कमरे में जाति सूचक गालियां दी हैं तो मैं उसको ये इनवाइट करूंगा कि मैं चौराहे पे खड़ा हूं भाई, प्लीज़ अब मेरे से साथ गाली गलौज कर जाति सूचक, ताकि मैं तुम पे केस फाइल कर सकूं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि तुमने चार दीवारी में गाली दी है, इसलिए SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अगर SC/ST एक्ट चार दीवारी में नहीं लगता है तो चार दीवारी में तो आप कुछ भी कर सकते हो। चार दीवारी में फिर लड़की के साथ रेप भी हो जाता है, तो रेप के कल को आप रेप के लिए बोल दोगे कि चार दीवारी में आपका रेप हुआ, इसलिए आपकी गरिमा को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंची, जनता आपको एकदम सामान्य तरह से सोच रही है कि आपके साथ किसी भी तरह की एट्रोसिटीज नहीं हुई है, इसलिए आप पे रेप का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो फिर खत्म कर दो सारे कानून। क्यों? क्योंकि क्राइम तो चार दीवारी में ही होते हैं चुपके से। इतना ही। मैं अपनी हर लास्ट वीडियो में आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा, नेताओं से सवाल पूछिए, दूसरों के नेताओं से कम पूछिए, अपने नेताओं से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए और पूरी मजबूती के साथ पूछिए। जिस दिन आप अपने नेताओं से सवाल करना सीख जाएंगे, उसी दिन आप एक अच्छे और सच्चे वोट देने वाले नागरिक बनेंगे और आप अच्छे नेता पैदा कर सकेंगे। और जिस दिन आपके नेता आपके सवालों से कतराने लग जाएं, उसी दिन समझ लेना कि वो व्यक्ति नेता नहीं है, वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण आपके दरवाजे पे आया है। उनसे सीधा सवाल पूछिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं, क्या आप इनको मानते हो या नहीं मानते? नहीं मानते तो आप जाइए। क्यों? क्योंकि हम अम्बेडकर राइट हैं और हम उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करते हैं। आप नहीं करते, हम आपको वोट नहीं करेंगे। सिंपल सॉल्यूशन है। क्योंकि तमाम ऐसे दलित नेता हैं, तमाम ऐसे तथाकथित बहुजन नेता हैं जो बहुजन की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको अंबेडकर या बाबा साहब का बा नहीं पता, अंबेडकर का आ नहीं पता, वो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं से लेकर के इस तरीके से कोई किताब उठा ली और उसके साथ फ़ोटो करवा लिए कि हाँ जी ये किताब मैंने इनसे ली है या इन्होंने मुझे कोई किताब दी है, लेकिन घर जा कर के उस किताब के पन्नों को पलट के कोई नहीं देखता, कोई पॉलिटिशियन नहीं देखता। क्योंकि इन पॉलिटिशियनों के पास अगर गलती से कहीं से पैसा आ गया है तो वो पैसे को इस्तेमाल करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जब तक समझदार लोग शासक नहीं बनेंगे इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। अब देखिए, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने का काम कर रहे थे। अमेरिका की मीडिया ने क्या किया? तुरंत लाइव प्रसारण बंद कर दिया। क्या भारत की मीडिया ऐसा कर सकती है? उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो ऐसा कर दे। कोई मीडिया ऐसा नहीं कर सकती। आप जिस मीडिया को अच्छा समझ रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकती। किसी की हिम्मत नहीं है। इस तरह का नैतिक बल लाने के लिए आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर वो सवाल खड़ा करने का जज्बा होना चाहिए कि आप ये सवाल अपने उस नेता से पूछ सकें जो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
क्या आज की ग्राम प्रधानों की हालत आपको पता नहीं है? क्या महिलाएं जो कैंडिडेट बनती हैं ग्राम प्रधान पे, क्या आपको पता नहीं कि उनकी सीट पे कौन राज करता है? पुरुष राज करते हैं। उन महिलाओं से तो बस अंगूठा लगवा लिया या साइन करवा लिए। सबसे ज्यादा हालत गांव की ग्राम प्रधानों ने खराब कर रखी है। रोज दारू पियो, रोज साड़ियाँ बांटो महिलाओं को, और उनके बाद उनको भूल जाओ। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई मतलब नहीं है। आप निकल के जा रहे हैं, बारिश के टाइम पे फिसल गए। हमारे दलित समाज के लोगों की सबसे ज़्यादा अहम और बेसिक समस्याएं यही हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं। वो क्या है? एक बेसिक एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल, उस स्कूल में कुछ अच्छे टीचर, या हमारे आने जाने के लिए रास्ता, और पानी की निकास के लिए एक नाली। हम ये तक नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपना वोट हर 5 साल बाद बेच देते हैं। किसके? उसकी कीमत क्या लगाते हैं? एक दारू का पौआ, जिसको हम हिंदी भाषा में पौआ बोलते हैं, आप इंग्लिश पी लो तो उसको क्वार्टर बोल लो, या हाफ बोल लो, या फिर बोतल कह सकते हैं। महिलाओं को कुछ कपड़े दे दो, आप साड़ी दे दो, शॉल दे दो, सर्दियों का टाइम आएगा तो शॉल दे दो, तो वो अपना वोट बेच देंगे। यही चलता है। लेकिन जब तक आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप उनको सवाल नहीं, चुभते हुए सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपके नेता आपको बर्बाद करते रहेंगे। नमस्कार।